हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन शासन का महत्व। यानी जो प्रीवियस हमारा लेक्चर हुआ था वहां पर हमने मौर्यन किंगडम के बारे में पढ़ा था। वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। जाना था हमने कि किस तरह से कौटिल्य या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी, इसका फाउंडेशन डाला था। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए अशोका, जिसके टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर या किंगडम अपने पीक पर जा चुका था, अपने चरमोत्कर्ष पर जा चुका था। तो ये बेसिकली वही अशोका के टाइम पीरियड का मौर्यन टेरिटरी है। प्रीवियस लेक्चर में हम ये सब देख चुके थे। आज के सेशन में हम जानेंगे कि मौर्यंस ने जो एक काफी लंबे समय तक रूल किया, स्पेशली इन तीन जो रूलर्स ने रूल किया था, इनके टाइम पीरियड में किस तरह से प्रशासन चलाया जा रहा था और क्या उसके सिग्निफिकेंस है या क्या उसके महत्व है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बाकी ये हमारे बैच की डिटेल्स है। आप में से जितने भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लान मैनर में चाहते हैं तैयारी करना, तो वो इन बैचेस का हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टाइमलाइन होता है कि भाई इतने टाइम में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपके लिए भी इजी रहेगा जो भी 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं वन बाय वन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या यहाँ पर बोला जा रहा है? सबसे पहले राजकीय नियंत्रण, यानी मौर्यंस के टाइम पीरियड का जो प्रशासन चल रहा था उसमें राजकीय नियंत्रण, जो राज्य था उसका किस प्रकार का नियंत्रण था। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी राज्य जहां पर भी रूलर रूल करता है, हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि वहां पे सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में ज्यादा पावर ग्राउंड लेवल पर होती है और सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकरण जहां शासन होता है वहां सारी की सारी पावर किसी एक व्यक्ति यानी राजा या फिर कुछ व्यक्ति के समूह के पास होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्य का किस प्रकार का नियंत्रण होता था अपने क्षेत्र में हिंदू विधि ग्रंथों के अनुसार। यानी देखो, ये मौर्यंस के टाइम पीरियड की बात कर रहा है 323 बीसी। तो उस समय हमें क्या मिलते हैं? अगर हम बात करें, रिलीजियस टेक्स्ट काफी सारे मिलते हैं, जिसमें वैदिक ग्रंथ आते हैं, जिसमें हमारे बौद्ध ग्रंथ आते हैं, जैन ग्रंथ आते हैं। तो यहाँ पर उन ग्रंथों का ज्यादा हवाला दिया जाता है। इसके बाद से कुछ हम विदेशी विवरण भी पाते हैं। विदेशी विवरण में जैसे हमें पता लगता है कि ईरानी और यूनानियों ने अटैक किया था, काफी लंबे समय तक इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर रूल भी किया था। तो कुछ यूनानी राइटर्स की बुक्स मिलती है, कुछ ईरानी राइटर्स की बुक मिलती है। इसके अलावा हमें पता लगता है इंडिका हो गई, या फिर जो हमारे राज्य के ही एक बहुत बड़े बोल सकते हैं स्कॉलर थे जिनका नाम था चाणक्य, उनकी भी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसके अलावा विशाखा की मुद्रा राक्षस जो एक नोवेल है। तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का रेफरेंस लिया जाता है और उन बुक्स से पढ़ते हुए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से टैली करते हुए फिर निकालते हैं हिस्टोरियंस की एक्चुअल रियलिटी क्या था, उस समय का प्रशासन क्या था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही एक ग्रंथ का हवाला दे रहा है और बोल रहा है कि जो हिंदू विधि ग्रंथ है उनके अनुसार राजा को धर्मशास्त्रों के नियम के अनुसार शासन करना होता था। यानी राजा का किस प्रकार का नियंत्रण था, तो राजा बेसिकली फॉलो करते थे। अगर हम हिंदू विधि ग्रंथों को माने तो राजा बेसिकली फॉलो करते थे क्या? धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्र में जो नियम दिए रहते थे कि आपको इस तरीके से रूल करना चाहिए, राजा का ये कर्तव्य होता है, राजा का ये उत्तरदायित्व होता है, राजा की ये शक्तियां होती हैं। तो जो वहां पर लिखा है, एक आम राजा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो उसे ही फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट कौटिल्य की अगर हम बात माने, कौटिल्य या चाणक्य, उसने बताया कि राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचारक कहा जाता है। अगर हम कौटिल्य की बात माने तो हमें पता लगता था कि कौटिल्य के अनुसार जो एक राजा है वो राजा क्या है? सामाजिक व्यवस्था का संचारक। यानी पूरा का पूरा जो सोशल सिस्टम है उसको चलाने वाला कौन होता था? राजा हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट, राजा के निरंकुश अधिकार का दावा मगध के राजाओं द्वारा अपनाई गई सैनिक विजय की नीति के कारण आगे आया। मगध साम्राज्य के पास तलवार का इतना पावर था, इतना जोर था कि वह अपने क्षेत्रों पर अपना पूरा नियंत्रण लाद सके। अब देखो, ये तो हमने दो बुक का रेफरेंस लिया। अब राइटर आगे बोलता है कि अगर हम देखें राज्य का स्ट्रक्चर कैसा था, तो हमें सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखता है। और सेंट्रलाइज था ये आपको कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है मगध के जितने भी राजा हुए, बेसिकली आप मगध महाजनपद को ही तो पढ़ रहे हैं 600 से। हमने देखा इस मगध पे पहले कौन रूल कर रहे थे? हरियंकर
डायनेस्टी के रूलर रूल कर रहे थे। फिर हमने देखा नेक्स्ट वन आए कौन, शिशुनाग आ गए। फिर हमने देखा नेक्स्ट वन आ गए कौन, नंद आ गए। नंद का जो धनानंद था उसे रिप्लेस करके कौन आ गए, मौर्यंस आ गए, जिसको आज के सेशन में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और इतना बड़ा किंगडम बन चुका था। ओके, तो यहां पर बोल रहा है कि राजा का निरंकुश अधिकार, यानी राजा ही पावरफुल है, निरंकुश यानी जिसपे अंकुश नहीं लगाया जा सकता, सुप्रीम पावर है, राजा का आदेश ही कानून। ओके, ऐसा वाला ढांचा हमें मगध में दिखाई देता है। और हमें पता कैसे लगता है, तो राजा के निरंकुश अधिकार का दावा मगध के राजाओं द्वारा अपनाई गई सैनिक विजय की नीति के कारण आगे आया। जिस तरीके से ये अपनी सेना का प्रयोग कर रहे थे, वन बाय वन आसपास के रीजन्स को जीतने के लिए उन पे अटैक कर रहे थे, उनको जीत रहे थे, वही दिखा रहा था कि सारी की सारी पावर किसके पास में है, राजा के हाथ में है। वो निरंकुश है, वो अपने हिसाब से विजय अभियान चला रहे हैं, लगातार एक्सपांशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्यंक में हमने देखा था किस तरह से जो बिंबिसार था उसने एक्सपांशन किया, फिर उसका बेटा अजातशत्रु करता है, फिर शिशुनाग करता है, फिर हम देखते हैं नंद का जो महापद्मानंद है वो करता है, फिर मॉडर्न्स में कौन हमें दिखाई देता है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोका। तो लगातार ये जो मगध के पाटलिपुत्र के शासक हुए थे, इन्होंने जो सैन्य अभियान चलाए और अपना एक्सपांशन किया, यही दिखाता है कि राजा कैसा था, निरंकुश था। ओके, और उसी की पावर सुप्रीम थी। और फिर धीरे धीरे वह सभी क्षेत्रों को जीतकर अपना नियंत्रण स्थापित कर सका और एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर उसने स्टैब्लिश किया, केंद्रीकरण व्यवस्था। केंद्रीकरण मतलब कि इतना बड़ा क्षेत्र है लेकिन जो पूरी सत्ता है उसकी पावर किसके हाथ में है, एक ही व्यक्ति के हाथ में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, जनजीवन के हर क्षेत्र को अपने वश में रखने के लिए राज्य को विशाल अधिकारी वर्ग रखना पड़ता था। अब आपने ये तो देखा कि इतना ज्यादा एक्सपांशन इन्होंने कर दिया। ठीक है, राज्य का स्ट्रक्चर कैसा था, तो हमने देखा राजा निरंकुश होता था। मगध महाजनपद से ही हम देख रहे हैं राजा ही डिसीजन लेता था कि किस तरह में एक्सपांशन करना है। वन बाय वन उन महत्वाकांक्षी शासकों ने वॉर लड़े और हम देखते हैं फाइनल जो इस एक्सपांशन जो है वो एंड होता है कहां पर, अशोका के टाइम पीरियड में कलिंग वॉर के साथ। लेकिन जब ये इतना बड़ा एक्सपांशन हुआ या इतना बड़ा क्षेत्रीय फैलाव हुआ तो डेफिनेटली कोई ना कोई वर्ग तो ऐसा होगा जो इसका मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि पाटलिपुत्र में अकेले राजा बैठकर तो इतना बड़ा एम्पायर चला नहीं सकता। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि राज्य का नियंत्रण राजा के बाद किसके हाथ में आता है, तो जनजीवन के हर क्षेत्र को अपने वश में रखने के लिए, पूरे के पूरे अपने किंगडम पर कंट्रोल करने के लिए राजा को क्या रखना पड़ता था, एक बहुत बड़ा अधिकारी वर्ग रखना पड़ता था, ऑफिशियल्स अपॉइंट करने पड़ते थे। और इन ऑफिशियल्स का अपना एक काम होता था कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तभी तो राजा अकेला आदमी कैसे इतना बड़ा एम्पायर चला सकता है, तो उन ऑफिशियल्स के माध्यम से राजा पूरे अपने एम्पायर को गवर्न करता था। ओके, नेक्स्ट, गुप्तचरों का भी विस्तृत जाल बिछा था जो शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखते थे। जब आप वन बाय वन, और ये देखो ये पूरी की ही बात कर रहा है, चाहे हम मगध महाजनपद से स्टार्ट करें तो धीरे धीरे हर जगह हमें ये चीज स्टैब्लिश होते हुए दिखाई दे रही है। मॉडर्न्स के टाइम पीरियड में और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ना केवल इनके पास में बड़े ऑफिशियल्स होते थे बल्कि ये गुप्तचर भी अपॉइंट करते थे कि इनके राज्य में चल क्या रहा है। ओके, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करते थे भाई, इतना बड़ा एम्पायर है, बहुत सारे स्पाई होते थे, वो अंदर आम लोगों के बीच में ही उन जैसे बनकर रहते थे, देखते थे कि लोगों के बीच क्या गॉसिप चल रही है, कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है। और अगर ऐसा कुछ उन्हें पता लगता था कि भाई लोग नाखुश हैं या कोई और दूसरे क्षेत्र के लोग हैं वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं राज्य के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो वो इसकी सूचना राजा तक पहुंचाते थे और फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। तो देखिए कितने स्मार्टली ये लोग अपना मैनेजमेंट चला रहे थे। ठीक है, भोले भाले लोगों से अंधविश्वास का सहारा लेकर कोष संचय करने में भी सहायक सिद्ध होते थे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कुछ जगह पर हमें ये दिखाई देता है जो आम आदमी होते थे, जो भोले लोग होते थे, जिनको इतनी समझ नहीं होती थी, उन्हें अंधविश्वास भी दिलाया जाता था और अंधविश्वास का सहारा लेकर भी हमें कई जगह पर यह दिखाई दे रहा है कि राज्य के पास में अच्छा खासा धन आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अंधविश्वास ऐसी चीज है जहां पर आदमी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं,
या फिर प्रॉब्लम भी नहीं है तो बहुत सारे लोगों की चाहत बहुत होती है, महत्वाकांक्षी होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। तो कभी कभी हम उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए अंधविश्वास का सहारा ले लेते हैं। कोई अंधविश्वास ऐसे होते हैं जो हमें हार्म नहीं पहुंचाते, कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जो हमें भी हार्म कर सकते हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, और सामने वाले को भी हार्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है, आपने देखा होगा ना कई बार ऐसे बोल दिया जाता है किसी का बच्चा नहीं है तो कई सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो बोल देते हैं। मैं स्पेसिफिक तांत्रिक किसी को बोल नहीं रही हूँ, मैंने एक की बात करी है कि कुछ ऐसे होते हैं तो वो बोल देंगे कि भाई बच्चे की बलि चढ़ा दो। अब सामने वाले के पास उस चीज की कमी है, उसे बच्चे का मोह है, तो कई बार वो इतना उनका ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो दूसरे के बच्चे को उठा के बलि तक देते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने सुने भी होंगे, न्यूज़पेपर न्यूज चैनल में देखे भी होंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये अंधविश्वास ही है ना, किसी और के बच्चे को मार के आपका बच्चा कैसे आ जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास वाली चीजें चलती। इवन मैं ट्रैवल कर रही थी एक बार, आप ये देखिए बस में, देखिए आप कभी ट्रैवल करेंगे तो देखिएगा बस का जो खिड़की होता है उस पर ऑटो के पीछे लिखा रहता है, बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है वशीकरण, है ना, प्रेमी छोड़कर चला गया है तो जाइए, जाकर उनके पास में आपसे कुछ 1000 रुपए लेंगे और आपके वो लौट कर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये अंधविश्वास है। और जिसको जरूरत है, मतलब जो उस समय उन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसे लगता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो वो किसी भी लेवल तक जाने तैयार है। कई कई बार फाइनेंशियली लूटते हैं, कई कई बार फिजिकली भी लूट जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बस वही बात थोड़ी सी बताई गई है पॉजिटिव मैनर में। आगे बोल रहे हैं शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। हमें पता लगता है यहाँ पर जो सबसे बड़े अधिकारी थे मौर्यंस के टाइम पीरियड में, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे उन्हें तीर्थ कहते थे। इनमें उच्च लेवल के अधिकारी आते थे, जैसे कि आज आप देखते हैं हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेंट्रल लेवल पर, जिसे आप बोलते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। लेकिन इस केंद्रीय मंत्री परिषद में कुछ मंत्री होते हैं जिनका थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, जो कि किसी भी डिसीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीएम के साथ। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी ऑफिशियल्स होते थे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे जिनको उस समय तीर्थ कहा जाता था। इनमें उच्च कोटि के अधिकारी थे, जैसे मंत्री हो गए, पुरोहित हो गए, सेनापति हो गए, युवराज हो गए, और इन्हें उदारता पूर्वक पारिश्रमिक मिलता था। ये उस लेवल के अधिकारी थे, ऑफिशियल थे उस कोचि के, उस उच्च कोटि के, जिन्हें बहुत ज्यादा क्या मिलता था, इनका काम करने का पारिश्रमिक मिलता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है तीर्थ कौन होते थे। तीर्थ कौन होंगे, जैसे बोल रहा है मंत्री, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स ज्यादातर कौन होंगे, जो पावरफुल लोग होंगे ना उस समय के, क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण्स होंगे, उन्हें एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया होगा। ठीक है, पुरोहित जिनका काम है कि भाई पूजा पाठ कराना, शिक्षा देना, राजा के दरबार में ऐसे पुरोहित भी हुआ करते थे जो युद्ध पे जाने से पहले या बहुत सारे और कर्मकांडी व्यवस्था कराते थे, हवन वगैरह, कि भाई आपकी पावर, आपकी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। सेनापति पूरी की पूरी सेना को मैनेज कर रहे हैं। युवराज, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर ये कैसे चलाते, तो इतने बड़े एम्पायर को इन्होंने छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड किया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो हर एक प्रांत पे कौन बैठे होते थे, युवराज बैठे होते थे। तो जो ऑफिशियल्स थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था, बड़े ऑफिशियल्स जो थे। और उन बड़े ऑफिशियल्स में ये कुछ पोस्ट आते थे, बहुत बेसिक है, नॉर्मल है, याद कर लोगे। पुरोहित है, सेनापति है, युवराज हो गए, मिनिस्टर्स हो गए। और ये जो ऑफिशियल्स थे ना, इनको बहुत ही दिल खोल के पैसा दिया जाता था, पारिश्रमिक दिया जाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आर्थिक नियंत्रण। अब देखो राज्य नियंत्रण आप देख चुके हो कि राज्य का क्या रोल होता था। तो हमें पता लगे एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था, सारी की सारी पावर मौर्यंस के टाइम पीरियड में राजा के हाथ में थी। और ये हमें मगध के राजाओं से ही दिखाई देती है कि किस तरह से उन्होंने एक्सपांशन के लिए, बहुत सारे एक्सपांशन के लिए वॉर्स लड़े थे। मौर्यन भी उसमें पीछे नहीं थे। मौर्य ने एक बहुत बड़ा किंगडम स्टैब्लिश किया, और वही दिखाता है उनका एक नियंत्रण, केंद्रीय नियंत्रण दिखाता है। अब इतने बड़े एम्पायर को मौर्यन संभालते कैसे, तो राज्य नियंत्रण के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता था, उनके माध्यम से उनका प्रशासन देखता था। और इन अधिकारियों में भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे। और इन ऑफिशियल्स के अलावा भी पूरे एम्पायर में क्या हो रहा है उसके लिए बहुत सारे स्पाई या फिर जासूसों की नियुक्ति, गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती थी। तो बेसिकली राज्य अपने आम लोगों पर इस प्रकार से नियंत्रण रखता था, ऊपर राजा,
सेना के माध्यम से, उसके बाद से ऑफिशियल्स जो अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट देख रहे हैं, उसके बाद से हमें गुप्तचर दिखाई देते हैं। डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आर्थिक नियंत्रण। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है, यहाँ पे आप कुछ कंक्लूड करना चाहो, कोई स्टोरी चाहो तो नहीं, कोई स्टोरी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप मेंस में क्वेश्चंस देखते हैं, मेंस के जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पर यहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें जो आपके नॉलेज के लिए ऐड हो जाएंगी, आपको पता नहीं है इसको कैसे यूज करना है, ये तब पता लगेगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तब आपके दिमाग में जब जैसे क्वेश्चन देखोगे खुद ब खुद याद आ जाएगा, अच्छा वो चीज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा वैसा ही है। आगे बढ़ते, आर्थिक नियंत्रण किस प्रकार का था। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र, देखो वही दो चार चीजों का रेफरेंस देगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कौन था मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो वैदिक ग्रंथ है, हिंदू विधि ग्रंथ उनकी बात करेगा, बौद्ध ग्रंथों की बात करेगा, तो ये थोड़ा ज्यादा बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं नेक्स्ट, आर्थिक नियंत्रण के बारे में हमें कैसे पता लगता है। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाए तो हमें पता लगता है कि राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे जो मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। अब इतना बड़ा एम्पायर है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े एम्पायर के मैनेजमेंट के लिए कितने लोग चाहिए होंगे। आप एक छोटी सी क्लास में जब हम पढ़ते थे, बहुत छोटी क्लास में जिसमें 20 बच्चे 25 बच्चे हुआ करते थे, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड में, तो आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर क्लास टीचर अपॉइंट की जाती है हर एक क्लास के लिए। मतलब हर एक पीरियड में जो टीचर आते हैं वो तो पढ़ा के जाते हैं, लेकिन एक क्लास टीचर अपॉइंट की जाती है जिनका काम होता है क्लास का मैनेजमेंट करना। और जब वो क्लास टीचर नहीं होती हैं तो क्लास का एक मॉनिटर भी दिया जाता है कि जिस दिन क्लास टीचर नहीं आए हैं या कोई पीरियड खाली, तो एक मॉनिटर जो है उसको वहां पर खड़ा कर दिया जाएगा जो मॉनिटरिंग का काम करेगा कि कौन बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है। ये छोटी सी मैं क्लास की बात कर रही हूँ जहां पे कुछ स्पेसिफिक हमें मैनेज नहीं करना है। अब आप यही बात अपने घर के स्तर पर जाइए, घर का मैनेजमेंट कितना टफ होता है। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर डेवलप किया होता है कि पिताजी जाएंगे बाहर से कमा कर लाएंगे, हमारी माता जी भी आजकल कमा रही हैं, कुछ कुछ जो घर की गृहिणियां हैं और कुछ लोग जो है वो बाहर घर दोनों का काम कर रहे हैं। तो एक मैनेजमेंट बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, भाई बाहर भी करोगे तो भी घर का तो करना ही है ना, कि भाई जो महिलाएं हैं वो घर का पूरा काम देखेंगी। और उसके बाद से बच्चों का एक काम बना हुआ है, फिर प्रॉपर मैनेजमेंट का उन्होंने तरीका बना रखा है कि हमें इनको इस स्कूल में भेजना है, यहाँ पर ट्यूशन भेजना है, इतने बच्चे ये काम, इतने बजे ये काम, इतने बजे ये काम करना है, यहाँ पर हमें रिश्तेदारी निभानी, पूरा स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि हम ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व कर चुके होते, तो हमें ये लिखकर ये बनाने की जरूरत नहीं होती और कोई अपॉइंटमेंट नहीं करना होता है कि ये पिताजी के पद पे अपॉइंट होंगे, ये माता जी के पद पे, लेकिन वो घर के स्तर पर, फैमिली के स्तर पे वहां पर भी हमें मैनेजमेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो इतना बड़ा किंगडम, आपने सोचा कैसे चल रहा होगा, इतने बड़े राज्य में कितने सारे ऑफिशियल्स होंगे, सेंटर लेवल पर कितने सारे ऑफिशियल्स होंगे, प्रोविंस लेवल पर कितने सारे ऑफिशियल्स होंगे, क्या बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के लेवल पर, या फिर हम बोले पंचायत के स्तर पर। हमने देखा भी था कि 6-6 सदस्यों वाली, 5-5 सदस्यों वाली बहुत सारी हमें कमिटीज दिखाई देती है, 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां दिखती हैं, चाहे हम देखें सेना के मैनेजमेंट के लिए, चाहे हम देखें नगरों के प्रशासन के लिए। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था इनके पास में। अब उतने बड़े लेवल पर लोगों को फंडिंग भी तो, पैसा भी तो देना पड़ेगा ना कुछ, उन्होंने अपनी सर्विस दी है, सर्विस के बदले आप कुछ दोगे। तो मॉरियंस ने जो इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया था, इस एम्पायर को स्टेबल रखना भी तो जरूरी है ना, और स्टेबल रखने के लिए आप बहुत सारे अधिकारी, सेना सब नियुक्त करोगे, और उनकी नियुक्ति के बाद उनको कुछ तो खर्चा देना पड़ेगा। तो भाई इनको अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत रखना होगा, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर कैसे चलेगा जब इकोनॉमी आपकी बहुत मजबूत है। अगर आपका इकोनॉमी वीक है तो ये एम्पायर चल ही नहीं पाएगा, भाई धराशायी हो जाएगा तुरंत। कैसे चला पाओगे, 2-4-10 दिन या कुछ महीने कोई आपके लिए फोकट में काम कर देगा, फिर वो करेगा काम? नहीं करेगा, कोई नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार माने तो हमें पता लगता है कि मॉरियंस जो हैं उनके एम्पायर में लगभग 7 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, सॉरी 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और उन 27 अध्यक्षों का क्या काम था कि पूरा का पूरा नजर रखना, मॉनिटर करना, किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कि हमारे किंगडम में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, इसको पूरा देखना और इसको कंट्रोल भी करना, मैनेज भी करना। स्पेशली ये 27 जो है जो लोग अपॉइंट किए गए थे, इनका काम था, ऐसा चाणक्य के अर्थशास्त्र से पता लगता है। वो लोग कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाट मापन तथा कटाई, बुनाई, खान
आदि शिल्पों का नियमन नियंत्रण करते थे कि एग्रीकल्चर जो है सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं किसी वर्ष जो है सूखा पड़ गया तो क्या करना है हमें, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को इजीली सिंचाई की सुविधा मिल सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीजों पे अलग से अध्यक्ष काम करते होंगे। एग्रीकल्चर रिलेटेड व्यापार को कैसे हमें बढ़ाना है, क्योंकि जहां पर ट्रेड फ्लोरिस्ड होगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, वहां पर इकोनॉमी बूस्ट होती है, मजबूत होती है, और इकोनॉमी मजबूत होगी तो डेफिनेटली आपका जो एम्पायर है वो भी काफी मजबूत होगा। तो व्यापार वाणिज्य सही तरीके से हो, कौन से ऐसे रूट्स बनाए जा सकते हैं जिससे ट्रेड बहुत इजी हो सके, ट्रेड करते हुए कोई गड़बड़ ना हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, ये सारी चीजें। इसके अलावा बाट माप, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूरे हमारे किंगडम में माप तौल की एक ही इकाई हो, जैसे 1 kg, चाहे नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, पूरे इंडिया में वही है, 1000 ग्राम 1 किलो माना जाएगा। तो वो एक जो यूनिट होती है ना, अगर वो स्पेसिफिक हमने मान लिया कि यही स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे हमें यूज करना है, तो इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, ट्रेड बहुत इजीली होता है और बहुत फ्लोरिस्ड होता है फिर, ठीक है। तो इन सबके नियंत्रण के लिए, इन सबके मैनेजमेंट के लिए 27 अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी मौर्यन किंग के द्वारा, ऐसा चाणक्य बताते हैं, ठीक है। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था, इसी को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था। तो राज्य को पता था कि भाई पैसे कहां से आएंगे, हम टैक्स लगा रहे हैं, और जब हम लोगों पर टैक्स इंपोज कर रहे हैं तो टैक्स पेयर कौन होंगे, या तो वो फार्मर होंगे, या तो किसी अदर एक्टिविटी में लगे होंगे यानी ट्रेड्समैन वगैरह होंगे, या फिर हर्ड्समैन होंगे यानी पशुपालक वगैरह होंगे, या फिर वो क्या हो सकते हैं, किसी तरह के बोल सकते हैं कि शिल्पकार होंगे, आर्टिसन वगैरह होंगे। तो बेसिकली इन इन इनसे जब हम टैक्स ले रहे हैं तो हमें इनका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना, कहीं पर ये कमजोर हो तो इनको कैसे मजबूत बनाना है, क्योंकि जब ये मजबूत रहेंगे तभी ये टैक्स पे कर पाएंगे। तो हमें पता लगता है कि मॉरियंस जो है ये कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करते थे। इन्होंने कोशिश किया इन अध्यक्षों के माध्यम से कि अच्छे से अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी हम इन्हें दिला पाए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेगास्थनीज के अनुसार। अब मेगास्थनीज क्या बोल रहा है, मेगास्थनीज कौन है, आपको पता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के 305 बीसी में, जब यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, सेल्यूकस निकेटर, किसका सहायक बन के, किसका गवर्नर या किसका वॉइसरॉय बन के, जो सिकंदर ने अटैक किया था उसके जीते हुए क्षेत्र पर उसको अपॉइंट किया था, ठीक है। तो जब इसे हराया था तो इसी का एक व्यक्ति दूत बनकर पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज रह रहा था, किसके टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। तो काफी कुछ मेगास्थनीज ने बताया अपनी बुक इंडिका में, हालांकि इंडिका का ओरिजिनल वर्जन हमारे पास में नहीं है, लेकिन उस बुक पर जो बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है उससे हमें यह पता लगता है। तो मेगास्थनीज के अनुसार मिस्र की भांति ही मौर्यन राज्य में अधिकारी जमीन को मापता और उन नहरों का निरीक्षण करता था जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुंचता था। यानी ये किस तरह से इरिगेशन फैसिलिटी पर फोकस कर रहे थे। तो मेगास्थनीज ने पैरेलली कंपेयर किया और मिस्र से कंपेयर किया कि जो मिस्र अफ्रीका में हमें दिखाई देता है, मिस्र में जिस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी पे काम हो रहा था वैसे इंडिया में हो रहा था। और मेगास्थनीज बताता है कि मौर्यंस के जो ऑफिशियल्स थे ना, वो जमीन को नापते थे कि ये क्या बोलते हैं, फार्मर है, इसकी कितनी जमीन है, माप जो करते थे, और उन नहरों का निरीक्षण करते थे जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुंचता था। यानी कहीं एक बड़ी कैनाल बनाई गई होती थी, फिर वहां से छोटी नहरों में पानी पहुंचता था, और उन छोटी नहरों का प्रयोग जो है वो कृषक करते थे सिंचाई के लिए। तो स्पेशली इन पूरे स्ट्रक्चर पर नजर रखी जाती थी ऑफिशियल्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, और मेगास्थनीज भी इसका जिक्र कर रहा है। तो एक तरफ तो चाणक्य भी बता रहे हैं कि भाई 27 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, वो ये सब काम कर रहे हैं, उधर से मेगास्थनीज भी बता रहे हैं कि इस तरह का कोई अधिकारी था जो कि नहरों पर नजर रखता था, और ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिस्र में दिखाई देता है। यानी कि ये लोग ध्यान देते थे इन चीजों पर ताकि फार्मर स्ट्रांग रहे, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी मिले, प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो टैक्स इन पे इंपोज करेंगे और टैक्स ही राज्य के पास जाएगा, राज्य के पास पैसा आएगा, तभी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाएगा ना। आगे बढ़ जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था है। कौटिल्य ऐसा बताते हैं कि एग्रीकल्चर जो है या फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए ज्यादातर दासों का प्रयोग हो रहा था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे घने जंगल वाले क्षेत्र थे, और जितना ज्यादा ये जंगलों को परिवर्तित करते एग्रीकल्चर लैंड में, उतना ज्यादा राज्य को प्रॉफिट
मिलता है ना। तो जो जंगल वाले क्षेत्र थे उनकी कटाई करके वहां पे खेती चालू कर दोगे तो अब वहां से भी टैक्स मिलने लगेगा। दूसरी जगह जंगल है वहां पर भी सेम काम, वहां से भी टैक्स मिलने लगेगा। तो इस काम में किसका यूज होता है? कौटिल्य ऐसा बताते हैं कि इन कामों में दासों का प्रयोग किया जाता था, दासों को लगाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकास ये हमें दिखाई देता है। भारत में गृहदास वैदिक काल से ही पाए जाते थे। राज्य में बड़े बड़े कृषि क्षेत्र थे जिनमें अनगिनत दास और मजदूर खटाए जाते थे। यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे वह भारत में शूद्रों से लिया जाता था। अब यहां पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। यहां पर जब दास की बात की गई तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा यहां से दास व्यवस्था चालू होगी, लेकिन अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ा होगा तो राइटर जो यहां पर बोलना चाह रहे हैं, वर्ड टू वर्ड मैं इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि डायरेक्ट बुक में ऐसा ही लिखा है। ऐसे पढ़ाने से थोड़ा बच्चों को लगता है कि चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं। चैप्टर वाइज मतलब कि जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको लाइन टू लाइन वही चीजें मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम ले आते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपने जो वैदिक टाइम पीरियड पढ़ा था और हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, लेटर वैदिक टाइम पीरियड, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो वहां पे क्या डिस्कस करा था? दास और दस्यु। हमें पता लगता है कि वहां पर जो वैदिक आर्यंस थे वो आपस में भी लड़ते थे, इंडियन ओरिजिन के जो लोग थे उनसे भी लड़ते थे और हारने पर उनको अपना दास बना लिया जाता था। तो बोल रहा है कि जो भारत में अगर हम दास व्यवस्था या गृह दास व्यवस्था की बात करें, ये गृह दास बेसिकली ऐसा होता था कि भाई आपके घर में काम करते थे, जो भी आप बोलो, झाड़ू पोछा, या एक तरीके से ये पूरे आपके दास बन के रह रहे हैं। लेकिन ये गृह दास व्यवस्था भारत में वैदिक टाइम पीरियड में ही इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी थी। आगे मॉरियंस के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि इन दासों का प्रयोग कहां पर हो रहा था? इन दासों का प्रयोग हो रहा था एग्रीकल्चर में। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और बोली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दूसरे देशों से कंपैरिजन करें तो यूनान, जहां से सिकंदर आया था, यूनान और रोम में भी दास व्यवस्था इस समय पे चालू हो गई थी। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा आपको वहां पर दिखाई देगा। तो यूनान और रोम में जो दास व्यवस्था हमें दिखाई दी, वहां के दास, अब देखो दास ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी घर में दास का मतलब क्या है? किसी घर में दास का मतलब है उसके घर में जो काम करने वाले आ रहे हैं, डेली जो हाउस हेल्पर होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, वो दास बोल रहे हैं। और किसी घर में दास का मतलब क्या है कि उनके घर में जो कोई एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो उनके घर का कूड़ा कचरा ले जा रहे हैं, उनका जो घर का टॉयलेट है उसको साफ कर रहे हैं। किसी घर में दास का कुछ और मतलब है, उनका कहना है कि जो मृतकों को जलाएं या फिर इस तरह पशु वगैरह मर जाए उनको जलाने का या उनको दफनाने का काम करे या चमड़े का काम करे, वो दास है। तो हेड वर्ड तो एक ही यूज किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली आप उसके काम से डिफाइन करोगे कि नहीं उसके दास का क्या मतलब था, यहाँ वाले दास का क्या मतलब था। तो इनिशियली तो हमें गृहदास ही दिखाई दे रहे हैं जिसकी यहाँ पर बात की गई। अब यहाँ पे यूनान और रोम से जो कंपेयर हो रहा है वो ये हो रहा है कि यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे, इस समय जो यूनान और रोम में दास शब्द जिनके लिए यूज किया जा रहा है ना, जो वो काम कर रहे थे, वह भारत में शूद्रों से लिया जाता था। तो जो काम वहां पर दास करते थे यूनान और रोम में, भारत में वो काम शूद्रों से लिया जा रहा था। बेसिकली कि भाई बोल सकते हैं कि बाकी तीन वर्णों का जो हेल्प करना, मल उठाना, चमड़े का काम करना, जलाना, दफनाना, इस तरह के कार्य जो हैं वो शूद्रों से लिए जा रहे हैं। और यही काम जब यूनान रोम में लिया जा रहा है जिस व्यक्ति से, तो उसको वो दास बोल रहे हैं। लेकिन भारत में अगर हम दास का कंसेप्ट देखें तो भारत में दास ये काम नहीं कर रहे। भारत में दास एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग का काम कर रहे हैं। भारत में दास गृहदास के रूप में घर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और वही भारत में जो शूद्र काम कर रहे हैं, वो शूद्र वाला काम यूनान रोम में दास कर रहे हैं। आपके समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रही हूँ? ठीक है, तो जब भी वो दास बोलेंगे उनका दास का मतलब है ये वाला काम, क्योंकि उनके वहां पे दास उस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। और अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करें, दास व्यवस्था थी, तो भारत में दास का मतलब ये काम नहीं। भारत में दास का मतलब कि उनको यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए, उनको यूज किया जा रहा है किसमें? गृहदास के रूप में, हाउस हेल्पर के रूप में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते। तो दास व्यवस्था ऑलरेडी आ चुकी थी वैदिक टाइम पीरियड में गृहदास के रूप में, मौर्यंस के टाइम पीरियड में फार्मिंग करने के लिए इनका यूज बड़े लेवल पर किया जा रहा है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यूनान और रोम में जो दास व्यवस्था थी वो भारत में हमें कौन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? वही काम शूद्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। राजकीय नियंत्रण, साम्राज्य के विशाल भाग, ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की
अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। बोल रहा है कि हमें पता लगता है कि राजा का नियंत्रण एक बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ करता था, ठीक है, और ऐसा क्यों हो पाया उसका रीजन बता रहा है पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति। देखो अभी आप देखो इंडिया का कैपिटल क्या है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई दिल्ली हमारी राजधानी है, तो बेसिकली दिल्ली में ही तो सारे हमारे ऑफिशियल्स दिखाई देते हैं। ओके, वहीं से पूरा का पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। तो वहां से मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, और आप कभी किसी लोकेशन को कैपिटल बनाते तो क्या सोच के उसी को कैपिटल बनाते हैं? डेफिनेटली उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राजधानी में ही सारी एक्टिविटी होती है, सारे ऑफिशियल्स वहीं बैठते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसका लोकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे आप सारी जगह पर नजर रख सको, मूव कर सको, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मौर्यंस के टाइम पीरियड में जो राजकीय नियंत्रण इतने बड़े भाग पर हो पाया एक ही जगह पर बैठ के यहाँ पाटलिपुत्र में, उसका रीजन क्या था? पाटलिपुत्र की खुद की वो लोकेशन इतने प्राइम लोकेशन पर था पाटलिपुत्र कि वहां बैठे बैठे ही राजा इतने बड़े किंगडम को मैनेज कर पा रहा था। यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहां से जल मार्ग के द्वारा राज कर्मचारी चारों ओर जा सकते थे। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा या उसके भी पहले जब मैं आपको बता रही थी किसके बारे में, महाजनपद के बारे में। तो जब हमने बच्चों महाजनपद के बारे में स्टडी किया तो मैंने बताया था आपको कि मगध ही क्यों फ्लोरिश हुआ, मगध ही क्यों एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। तो हमने कुछ रीजंस डिस्कस करे थे कि मगध की जो प्राइम लोकेशन थी, यहां पर हमें बहुत सारे नेचुरल जो है रिसोर्सेज मिल रहे थे, जैसे आयरन ओर वगैरह। इसके अलावा हमने देखा बहुत सारी रिवर्स जारी है, गंगा है, उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना है, दक्षिण से सोन भी जा रही है, तो नदियों के संगम स्थल पर था। हमने देखा जो इसकी कैपिटल आगे बनती पाटलिपुत्र, वो जल दुर्ग से घिरा हुआ था, यानी चारों ओर उसके पानी था, तो कोई इजीली उस पर अटैक नहीं कर सकता था। ओके, इसके अलावा हमने देखा घने जंगल थे, फर्टाइल लैंड था, मतलब भूमि बहुत उपजाऊ थी, तो अच्छा खासा इधर खेती होगा, रेनफॉल भी ठीक ठाक था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फिर धीरे से इन्होंने जो लोहे का प्रयोग करा, धीरे से जो इन्होंने रोपाई चालू करा, उससे ये लोग एम्पायर में और कन्वर्ट हो गए। नो डाउट जो रूलर्स थे वो भी काफी स्किल्ड थे, उनको भी काफी कूटनीतिज्ञ ज्ञान था। तो मगध का प्राइम लोकेशन था। अब यहाँ पर वही बता रहा है कि क्या रीजन था कि यहाँ के राजा ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर पाया। तो हमने देखा उसका रीजन क्या था, पाटलिपुत्र या मगध की एक प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन कैसे है? क्योंकि ये चारों ओर यहाँ पे हमें नदियां दिखाई देती हैं, तो ये वो क्षेत्र है जब भी जरूरत पड़े यहाँ से जो भी कर्मचारी हैं, राजा के ऑफिशियल्स हैं, वो दूर दराज के क्षेत्रों में जा सकते थे। चाहे नॉर्थ की तरफ मूव करना हो, सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव करना हो, या साउथ इंडिया की तरफ मूव करना हो, उनके पास में ये पानी वाला जो क्षेत्र था ना, जल मार्गों का प्रयोग करके इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते थे, ठीक है। दूसरा, इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल तक पहुंच जाता था। हमें पता है कि यहां से होते हुए वैशाली, आपने पढ़ा था ना, वैशाली, वज्जी के वैशाली, वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, वहां पर लिच्छवी हमें गणराज्य दिखाई देता है। तो वैशाली से होते हुए एक राजमार्ग था, वैशाली चंपारण होते हुए कहां पहुंचा था? नेपाल पहुंच रहा था। तो ये भी इसकी लोकेशन थी कि यहां से आप नेपाल तक जा पा रहे हो। दूसरा, राजधानी में एक सड़क था जो पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए कलिंग जाती थी, और फिर कलिंग भी आंध्र और कर्नाटक से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से ये लोग जो रोड है वो बना रहे हैं कि यहाँ से मूव करते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए कलिंग जा रहा है, और कलिंग से किससे जोड़ा है? आंध्र प्रदेश इधर है, कर्नाटक इधर है। तो बेसिकली दक्षिण की तरफ भी इनका क्या हो रहा है? एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि किस तरह से ये अपना जुड़ाव कर सकते हैं, तभी तो मूव करेंगे ना, तभी तो अपने एम्पायर पे कंट्रोल कैसे रखेंगे। जैसे इतना बड़ा किंगडम जितना मौर्यंस का था वो आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। इवन मुगल्स भी आएंगे तो मुगल्स के टाइम पीरियड में दक्षिण भारत की तरफ जाता है औरंगजेब, लेकिन थोड़े दिन बाद ही उसके हाथ से वो क्षेत्र निकल जाता है जीतने के बाद भी। लेकिन मौर्यंस ने स्टेबिलिटी के साथ में उस पर काफी लंबे समय तक रूल किया। कहीं ना कहीं इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, और उस कनेक्टिविटी की वजह से इजीली ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी सेना भेज सकते थे, अपने ऑफिशियल्स भेज सकते थे। मानो वहां विद्रोह हुआ, तुरंत यहाँ से सेना भेजती। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। आगे, यातायात में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। घोड़ों का ये लोग प्रयोग करते थे और यहाँ से इजीली उन्हें मूव करा देते थे। अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट हमें राजमार्ग दिखाई देते हैं, जो भी जैसे अभी हमने इनकी बात करी, एक वैशाली होते हुए नेपाल पहुंच रहा है, एक पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए कलिंग, फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक
पहुंच रहा है। तो इस रास्ते में जो भी महत्वपूर्ण राजमार्ग थे वहां पर हमें क्या दिखाई देते हैं, अशोक के इंस्क्रिप्शन, अभिलेख दिखाई देते हैं। तो अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते हैं। इन्हें वाराणसी के पास चुनार में तैयार किया जाता था। अब ये मैं कैसे बता रही हूं, तो ऐसे एविडेंसेस मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं कि वाराणसी के पास में ही इन अभिलेखों को, स्तंभ लेखों को तैयार किया जाता था, जो पत्थर से बने होते थे और वहां से उत्तरी और दक्षिण भारत में पहुंचाए जाते थे। इन अभिलेखों से पता चलता है कि राज्यादेश का प्रचार पूर्वी शोर और दक्षिणी शोर के सिवाय सारे देश में किया गया था। ओके, तो बेसिकली हमें ये पता लगता है कि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि जो वाराणसी वाला क्षेत्र था वो इससे पास पड़ रहा था, वहां पर इन्हें अच्छे पत्थर मिल जा रहे थे चुनार में, और उन्हीं पत्थरों पे ये राज्यादेश, राजा का आदेश लिख रहे थे। और राजा के आदेश लोगों तक पहुंचाने से कैसे एम्पायर स्ट्रेंथन होगा कि लोग कनेक्शन फील करेंगे। भले राजा नहीं है, खुद नहीं है, लेकिन लोगों को पता है कि हमारा राजा इस तरह की सोच रखता है। राजा बोल रहा है कि उसकी प्रजा उसके लिए उसके पुत्र के समान है, उसके संतान के समान है। तो लोगों के अंदर एक अलग ही भावना आ जाएगी अपने राजा के लिए। तो वो क्या करेंगे, विद्रोह थोड़ा कम करेंगे, एक तरह से अपने आप को एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें यही दिखाई देता है कि लोकेशन ऐसी थी, यहाँ से वाराणसी चुनार जो है वहां पर हमें पता लगता है कि पत्थर जो है इजीली इन्हें मिल रहे हैं, उस पर अभिलेख लिखवा रहे हैं और लिखवा के नदियों का प्रयोग कर रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में उन अभिलेखों को भेजने में। और वो जो राजा का आदेश था वो पूर्वी शोर और दक्षिणी शोर को छोड़ दे तो पूरे देश में मिलता है। पूर्वी शोर और दक्षिणी शोर का क्या मतलब है कि जो ये वाला पार्ट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का और सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, इनको छोड़ दे तो ऑलमोस्ट इंडिया में हमें वो क्या बोलते हैं आपका अशोक के अभिलेख दिखाई देते, शिलालेख दिखाई देते। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे पहले बात बताया इसने कि भाई इकोनॉमी पे कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रक्चर था। तो हमने देखा कि भाई चाणक्य बता रहा है 27 अध्यक्ष नियुक्त किए। फिर हमें पता लगता है कि मेगास्थनीज भी बता रहा है कि किस तरह से इरिगेशन व्यवस्था जो थी, सिंचाई व्यवस्था, उस पर नजर रखने के लिए एक अधिकारी ऑफिशियल होता था जो मेन नहर पर नजर रखता था। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया वन बाय वन, जहां पर हमने जाना कि किस तरीके से जहां पर हमने जाना कि किस तरीके से वो प्राइम लोकेशन थी और उस प्राइम लोकेशन से पूरे एम्पायर पर रूल करना इजी हुआ। और इन सारी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगी ना, जब आप कहीं विद्रोह नहीं होने दोगे, आप जगह जगह पर अपना नियंत्रण स्थापित रखोगे, लोगों से कनेक्ट रहोगे, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी धीरे धीरे बूस्ट होगी, विद्रोह नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लोग आपके प्रति जिम्मेदार हैं, लोग आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं, टाइम से टैक्स पे करेंगे, तो एक इकोनॉमी बूस्ट होते रहेगी। यहाँ पर आगे वही बोल रहा है, प्राचीन काल में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम टैक्स की बात करें, कौटिल्य बताता है कि किसानों, शिल्पियों और व्यापारियों से कर वसूल किया जाता था। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हमें दिखाई देते हैं। भाई जो भी फार्मर हुआ करता था या किसान हुआ करते थे, उन किसानों से तो टैक्स कैसे लिया जाएगा, जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पर टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। शिल्पी जो अलग अलग शिल्प कर्म का काम कर रहे थे, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई धातु के औजार बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, बहुत सारी ऐसी विलासितापूर्ण चीजें भी बनने लग गई थी, तो उन पर, उस वस्तु पर लिया जाता था चुंगी वगैरह, अलग अलग तरीके के टैक्स इंपोज किए जाते थे। व्यापारियों पे इंपोज किया जाता था टैक्स, है ना, सीमा शुल्क के फॉर्म में। व्यापारी है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उससे सीमा शुल्क लिया जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे टैक्सेस हमें दिखाई देते हैं मौर्यंस के टाइम पीरियड में, जो इन तीन समूहों से लिए जाते थे, ऐसा कौटिल्य ने वर्णन किया है। ठीक है, जिनका निर्धारण, वसूली और संग्रह के लिए दृढ़ और दक्ष संगठन की आवश्यकता थी। अब इन पर अलग अलग तरीके के टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं पूरे के पूरे मौर्यन किंगडम में। तो नो डाउट जब ये टैक्स इंपोज किया जाएगा तो कितना टैक्स होना चाहिए, भाई पता भी तो हो सामने वाले की औकात क्या है कि वो कितना दे पाएगा, तो वो टैक्स कितना होना चाहिए। ठीक है, फिर उस टैक्स को कैसे वसूल किया जाए, उसका लेखा जोखा कैसे रखा जाए, फिर वसूली के बाद उसका आगे का प्रोसेस क्या हो, तो निर्धारण, उसकी वसूली कौन करेगा, उसका संग्रह कैसे होगा, इन सब के लिए नो डाउट एक बहुत बड़ा ग्रुप चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, यह संगठन चाहिए था जो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, तो समाहर्ता हमें पता लगता है, एक पोस्ट दिखाई देता है, ये जो भी पोस्ट की मैं बात करने वाली हूं उसको याद रखो, जैसे तीरथ उच्च अधिकारी को बोलते थे, समाहर्ता कौन होता था, एग्जाम में आपका एक ऑप्शन में डाल के कंफ्यूज कर देगा। तो समाहर्ता कर निर्धारण
का सर्वोच्च अधिकारी होता था। टैक्स कौन डिसाइड करता था? समाहर्ता नामक अधिकारी, कि इतना टैक्स यहाँ से लिया जाएगा। सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद वो ऐसा डिसाइड करते थे। और सन्निधाता नामक जो अधिकारी ऑफिशियल होता था, उसका काम होता था राजकीय कोषागार और भंडारण का संरक्षक, यानी कि जो भी क्या बोलते हैं राजा का कोषागार होता था, उसको किस तरह से मैनेज करना है, भंडारण, संरक्षक, वो काम होता था किसका? सन्निधाता का होता था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। कर निर्धारण का ऐसा संगठन पहली बार मौर्य काल में ही दिखाई दिया। उसका रीजन भी क्या था? क्योंकि मौर्यंस ने इकोनॉमी को इतना स्ट्रेंथन किया था कि वो प्रॉपर टैक्स वसूल कर सकते थे। वो भी इतना बड़ा किंगडम था, तो उनके लिए कोई छोटा मोटा ढांचा काम नहीं करता, उन्हें प्लान मैनर में एक व्यवस्था स्थापित करनी थी। तो इस तरह से उन्होंने दो ऑफिशियल्स जो है उनको ये बागडोर संभाला, जैसे समाहर्ता हो गए, सन्निधाता हो गए, और बाकी बीच में कलेक्टर होंगे जो अलग लेवल पर कलेक्शन करते होंगे। ठीक है। और माना जाता था कि सन्निधाता वाला सिस्टम अगर थोड़ा गड़बड़ भी हो चल जाएगा, लेकिन समाहर्ता वाला काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि समाहर्ता टैक्स डिसाइड कर रहा है, और टैक्स डिसाइड करने में अगर 1 लाख लोग हैं, उन पर टैक्स इंपोज किया जा रहा है, वहां 1 रुपए भी ऊपर नीचे हुआ तो सीधे 1 लाख रुपए का घाटा और फायदा। आप समझ रहे हैं? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था समाहर्ता नामक अधिकारी का। और ऐसा स्ट्रक्चर जो टैक्स इवेजन का जो ऐसा स्ट्रक्चर था, वो हमें पहली बार मौर्यंस के टाइम पीरियड में दिखाई दिया। हालांकि नंदों का भी बहुत बड़ा किंगडम था। आपने देखा ना कि नंद ने बहुत बड़ा किंगडम एस्टेब्लिश किया था। नंदों के पास इतनी विशाल सेना थी कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो उनका भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर भी वो इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं करते जो मौर्यंस ने डेवलप किया था, कर की वसूली के लिए, उसके निर्धारण के लिए, उसके संग्रहण के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है राइटर? अभिलेखों से पता लगता है। अब देखो, सारी चीजों का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जो अलग अलग लोगों की बुक्स है उनका यूज किया जा रहा है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। जैसे मौर्यंस के टाइम पीरियड का एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिसको हम बोलते हैं अभिलेख, जिसमें पत्थरों पर गुदवाकर लिखवाया हुआ है। तो यहाँ पर यही बोलता है राइटर कि जो अभिलेख है ना, उनसे हमें पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजकीय भंडार घर होते थे, जिससे प्रकट होता है कि अनाज की शक्ल में भी कर वसूला जाता था। वहीं अकाल सूखा आदि के समय स्थानीय लोगों को सहायता भी इससे दी जाती थी। तो बोल रहे हैं कि हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उन इंस्क्रिप्शन से पता लगा है कि हर एक गांव में इस तरीके का भंडार घर होता था। अब भंडार घर में अनाज आ कहां से रहा है? पहले तो आप ये बताइए। राजा तो आकर उसमें अनाज डलवाएंगे नहीं। तो हमें पता लगता है कि उस समय तक करेंसी चल रही थी। हमें ऑलरेडी पता है कि 600 बीसी के आसपास पंचमार्क कॉइन आ चुके थे सिल्वर के। तो कॉइन्स ऑलरेडी चल रहा था, ट्रेड फ्लोरिश हो रहा था, सारी चीजें चल रही हैं। तो कॉइन के फॉर्म में तो लिया ही जा रहा था टैक्स। इसके अलावा डायरेक्ट अनाज के रूप में भी कर लिया जा रहा था। और ये कैसे पता लगता है? जो भंडार घर बने हुए हैं, उन भंडार घर में अनाज भरा हुआ है, वो अनाज कहां से आया? किसानों ने ही दिया होगा ना। यानी कि फिर उनसे टैक्स के फॉर्म में कुछ किसानों से अनाज भी लिया जाता होगा जो कैपेबल नहीं होंगे। और उन अनाजों को कैसे यूज किया जाता था? कल को अगर मौर्यंस के किंगडम में कहीं पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, या एकदम से कोई अनाज है बहुत कम पैदा हुआ है, और ऐसी स्थिति में अगर खाने की क्राइसिस हो रही है, अनाज की, भोजन की क्राइसिस हो रही है, तो मौर्यंस जो है वो क्या करेंगे? उस भंडार घर का दरवाजा खोल देंगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे आज भी हमारे देश में होता है, नहीं होता है? कभी टमाटर के भाव एकदम बढ़ जाते हैं, प्याज का एकदम बढ़ जाएगा, रिसेंटली बढ़ा था टमाटर का, है ना। और कभी कभी होता है कि कोई फूड ग्रेन जो है उसका प्रोडक्शन कम हुआ है, दालों का हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफसीआई वगैरह, वो लोग काम करते हैं और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है बहुत ही कम दामों पर। और उसके लिए क्या करते हैं? ऑलरेडी फूड स्टोरेज करती है ना, लेकिन अभी क्या करती है गवर्नमेंट? किसानों से डायरेक्टली परचेस करके अपने पास स्टोर कर लेती है। अब उस समय परचेज नहीं करते होंगे, गवर्नमेंट क्या करती होगी? मॉर्यंस के जो रूलर्स होंगे वो ग्रेन ही डायरेक्ट ले लेते होंगे एज अ टैक्स, और उसको स्टोर कर लेते होंगे। आपके समझ में आ रहा है? तो ये भी व्यवस्था हमें दिखाई देती है कि कुछ मात्रा में कर जो है वो अनाज के रूप में भी लिया जा रहा है, जो भंडार गृहों में सुरक्षित होते थे गांव में। मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र
और लिखे यहाँ पर, मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। अब मौर्यंस के टाइम पीरियड में ट्रेड इतने बड़े लेवल पर फ्लोरिस्ड हो रहा है, इसका मतलब है डेफिनेटली ये लोग व्यापार के लिए कोई करेंसी यूज कर रहे होंगे, क्योंकि बार्टर सिस्टम हमेशा परेशान करता है। बार्टर सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ठीक था, कम पॉपुलेशन, छोटा क्षेत्र, ये सब चीजें, लेकिन बार्टर सिस्टम इतने बड़े किंगडम के लिए तो नहीं यूज हो पाएगा ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो अब इसके लिए क्या चाहिए था, करेंसी। करेंसी ऑलरेडी चल रही थी, और अपना एक कोई करेंसी तो होगा जिसको गवर्नमेंट खुद मान्यता दे कि ये हमारी मान्यता प्राप्त करेंसी है, इसको आप हर जगह यूज करेंगे। और जिसकी मान्यता खत्म, वही 2000 का नोट पहले बहुत मूल्यवान था, लेकिन जिस दिन उसकी मान्यता खत्म, अब वो क्या है, कागज हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसे ही कि मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र, इस तरीके की छाप बनी होती थी, पंच मारा जाता था कॉइन्स पर। ठीक है, तो इस तरह के पंच वाले जो कॉइन्स थे, आहत रजत मुद्रा, उनको मौर्यंस ने मान्यता दी हुई थी। स्पष्ट है कि कर वसूली और वेतन देने में या फिर बाजार की लेन देन में इन मुद्राओं का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता था, नो डाउट। उस समय वेतन दिया जाता था, वेतन में करेंसी चलेगी, टैक्स भी लिया जाता था, ज्यादातर करेंसी चलती थी, और बाजार की लेन देन में भी इसका यूज किया जाता था। लेकिन अगर कोई ये बोले कि 100% क्या बार्टर सिस्टम खत्म हो चुका था, नहीं, बार्टर सिस्टम 100% तो आज भी खत्म नहीं हुआ है। जब हम छोटे थे, हमारे मतलब मेरा वाला जो एरिया है वो टाउन टाइप का है, तो वहां पर आइसक्रीम बेचने वाला एक आता था साइकिल पे, और वो पों पों बजाते हुए चलता था। तो वो क्या करता था, ये कि तुम कुछ घर का सामान ला कर दो, कूड़ा वूड़ा जो भी होता था, कुछ प्लास्टिक का है डब्बा या कुछ भी ला कर दो, तो बदले में वो 2 रुपए वाली आइसक्रीम दे देता था, बर्फ का गोला, इस टाइप का। तो वो बार्टर सिस्टम ही तो है। तो बार्टर सिस्टम छोटे छोटे लेवल पर आज भी चलता है। गाँव में हमारे कजन बताते थे कि वो अनाज दे देते थे, तो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम का गोला दे देता था। तो बार्टर सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ना बराबर है। तो इस समय भी बार्टर सिस्टम चल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। चाहे हम बात करें कर वसूली में अनाज दिखाई दे रहा है, वेतन देने में भी कहीं कहीं पर दिखाई देता है बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु ही दे दिया जाता था इन्हें करेंसी की जगह, बाजार की लेन देन में भी दिखता था, लेकिन फिर भी बड़े लेवल पर हमें अब करेंसी का यूज होते हुए दिखाई देता है। ओके, तो ये था मॉरियंस की इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि इनकी इकोनॉमी, इनका जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत था। और अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे था, अधिकारी हमने नियुक्त करे थे, 27 अध्यक्ष, जो पूरी इकोनॉमी को नजर डाले हुए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, एग्रीकल्चर वाइज, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, हर क्षेत्र में। ओके, वहीं हम देख रहे हैं कि टैक्स इवेजन के लिए हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, अधिकारी की नियुक्ति कर रखा है, जो कर डिसाइड कर रहे हैं, जो दूसरा कर जो है जितना भी आ रहा है उस संग्रहण को लेखा जोखा रख रहा है, उस पर नजर रख रहा है, नियंत्रण रख रहा है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी बूस्ट हो सके उसके लिए राज्य भी नियंत्रण लगातार प्रयास कर रहा है, करेंसी को मान्यता दे रहा है स्पेसिफिक, जिससे व्यापार वाणिज्य फलेगा फूलेगा। इसके अलावा उस तरह के रूट्स जो है वो डेवलप कर रहा है। देख रहे हैं हम कि लगातार ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी हमें दिखाई देती है, बड़े बड़े राजमार्ग हमें दिख रहे हैं, रिवर्स दिख रहे हैं, जिससे इजीली मूवमेंट हमें होते हुए दिखाई देगी, और मूवमेंट होगी तो व्यापार वाणिज्य के लिए भी अच्छा है। और राज्य भी कैसे काम कर सकते हैं कि कहीं कोई विद्रोह है तो विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत सेना भेज देगी, सेना भेज देगी तो वहां पे शांति रहेगी, शांति रहेगी तो क्या, व्यापार बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा राज्य भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, अनाज के भंडार घर बना रहा है, ये सब काम राज्य भी कर रहा है। ठीक है, तो ये था इकोनॉमी। आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट आई थिंक यहाँ पर बात कर रहा है ललित कला और वास्तुकला। वैसे आर्ट एंड कल्चर का जल्दी आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है, जहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि एंशिएंट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, काफी कुछ पढ़ चुके हैं, मॉडर्न्स तक आ चुके हैं, नेक्स्ट हम पोस्ट मॉडर्न पर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर्ट एंड कल्चर भी फटाफट साथ में पढ़ लेते हैं, ताकि चैप्टर आर्ट एंड कल्चर कुछ अलग से नहीं है। जैसे कि हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से हमें आर्ट, आर्किटेक्चर्स, ये सब दिखाई देते हैं, उनका कल्चर कैसा था। फिर हम देखते हैं वैदिक टाइम में क्या हमें दिखाई देता है, आर्ट आर्किटेक्चर कुछ खास ऐसा नहीं था, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक कल्चर तो था। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं महाजनपद, और मॉडर्न्स के टाइम पीरियड से तो भरमार लग जाती है, क्योंकि जो बुद्धिज्म आए, जैनिज्म आए, उनके हमें बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनते हुए दिखाई देती हैं, मंदिर है, गुफाएं हैं, स्तूपा है, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो वो हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, ताकि उन चैप्टर्स के साथ आप उनको कनेक्ट कर ले, लिंक कर ले। और मिडेवल के लिए भी बच्चे बोल रहे थे, तो मिडेवल की भी क्लास जो है मोस्ट प्रोबेबली इस वीक से स्टार्ट हो जाएगी। तो वीक में एक दिन मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, एक दिन
कला और संस्कृति, और 2 दिन हमारा ये चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा है कि ललित कला और वास्तुकला मौर्यंस के टाइम पीरियड में कैसी थी, ठीक है। कला और वास्तुकला में मौर्यों का योगदान बड़ा मूल्यवान है। पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर उन्होंने ही प्रारंभ किया था। पत्थर की इमारत का मतलब है जो अशोका ने बनवाए ना, क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ लेख जो उन्होंने बनवाए थे, रॉक रॉक वाले बनवा रखे थे, पत्थर के बनवा रखे थे, रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन जिसे हम बोलते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मॉडर्न्स का योगदान था, और आर्किटेक्चर वो इस तरीके से था, उसकी बनावट के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज बताते हैं कि पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। तो अगर आप पाटलिपुत्र जो उनकी कैपिटल थी, वहां जो राज्य में राजप्रसाद बना था, वो अगर आप कंपेयर करो तो ईरान के राज्य में जो राजप्रसाद था उतना बड़ा था। तो ये इनके आर्किटेक्चर का एक नमूना है, ठीक है। नेक्स्ट, पत्थर के स्तंभों के टुकड़े ठूठ आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्हरार में पाए गए हैं। अब हमें पता लगता है कि आधुनिक जो प्रेजेंट डे बिहार का पटना है, वहां पर एक क्षेत्र हमें दिखाई देता है कुम्हरार। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे पत्थर के टुकड़े मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे बड़े लेवल पर इनका प्रोडक्शन होता था, ठीक है। और 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व के संकेत देते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा हमें क्या मिलता है, एक हॉल बोल सकते हैं। अब वो हॉल तो धराशायी हो चुका है, मौर्यंस के टाइम पीरियड का है, लेकिन जो हॉल के पिलर्स है ना, वो अभी भी हमें थोड़े थोड़े खड़े दिखाई देते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बना हुआ था उस समय। आर्किटेक्चर बना रखा था, एक बहुत बड़ा इमारत बना रखा था। बेसिकली वो उसका यूज किस में करते होंगे, शायद सभा वभा करने के लिए करते होंगे, कि असेंबली बुलाई है, बैठक बुलाई है, डिस्कशन हो रहा है। तो वो 80 स्तंभ तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं हमें। हालांकि वो पूरा जो आर्किटेक्चर था वो अभी खत्म हो चुका है, समय के हिसाब से वो बच नहीं पाया। तो ये दिखाता है कि इनका इतना बड़ा आर्किटेक्चर था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मौर्य शिल्पी पत्थर पर पॉलिश करने में दक्ष थे। ये बहुत पत्थरों को चमका के रखते थे, इनका ये योगदान था। ये सब अभियांत्रिकी का ही उस समय की टेक्नोलॉजी का ही परिणाम हमें दिखाई देता है। मौर्यंस के टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी इतनी बड़े लेवल पर आगे बढ़ चुकी थी कि हर स्तंभ पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े का बना है, जिनका केवल शीर्ष भाग स्तंभों के ऊपर से जोड़ा गया है। यानी एक ही पूरा का पूरा पिलर होता था, जिसको हम पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो एक ही पूरा का पूरा पत्थर होता था, उसी पे नक्काशी की जाती थी, ओके। और बस उसका जो शीर्ष है ना, वो अलग से जोड़ा जाता था। तो उसको तोड़े बिना या अलग अलग बनाए बिना एक ही पिलर को उस तरह से नक्काशी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी टेक्निक होती थी। अदरवाइज कहीं बीच से टूट जाए या कुछ हो जाए, वो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी हमें दिखाई देता है मौर्यंस के टाइम पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, मौर्य शिल्पियों भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने का काम करते हैं। इवन हमें पता लगता है कि मौर्यंस के टाइम पीरियड में तीनों का ही ये, चाहे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य किसका फॉलोअर था, हमने देखा जैनिज्म का, जैन धर्म का। अपने जीवन के अंतिम समय में संलेखना विधि से इन्होंने अपना जीवन भी त्याग दिया था, कर्नाटक चल गए थे ना, श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट हम कौन दिखाई देता है, बिंदुसार दिखाई देता है। अब इनका आपने देखा कि ये आजीवक सेक्ट, मक्खली गोसाल वाले जो नियतिवाद की बात करते हैं, उसके फॉलोअर थे, तो ये उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। लास्ट हमें दिखाई देते कौन, अशोका द ग्रेट किंग। अब अशोका के बारे में पता लगता है कि ये बुद्धिज्म के फॉलोअर हुए, और ये तो इतने बड़े फॉलोअर हुए कि इन्होंने बौद्ध धर्म को भारत नहीं बल्कि पहली बार भारत के बाहर इन्होंने ही प्रचार प्रसार करवाया। तो ये तीनों जिससे संबंध रखते थे, उन धार्मिक संप्रदायों के भिक्षुओं के लिए इनके द्वारा गुफाओं को काट काट कर रहने का स्थान बनाया। बेसिकली ये जितने भी भिक्षु होते थे, चाहे जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले, आजीवक सेक्ट को या बौद्ध, ये लोग लगातार मूव करते रहते थे। भिक्षुओं का काम क्या होता था, भिक्षु मतलब ये मत समझ लेना कि एक्चुअली भिखारी ही होते थे। भिक्षु मतलब इन्होंने क्योंकि सन्यासी जीवन ले लिया होता है, और ये अपनी एक सर्विस देते हैं, और इनकी सर्विस क्या होती है, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को ज्ञान देना और उपदेश देना।
और लोगों को ज्ञान उपदेश देना ही इनकी सर्विस है। उस सर्विस के बदले ये आपसे क्या मांगते हैं? भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा मांगना एक ये भी रीजन होता है अपने आप को काम रखना, अपने आप को नीचे रखना, क्योंकि आज लोगों के अंदर कितना अहम आ चुका है। मांगना लूटना तो ये चलता रहता है, वो तो छोड़ो खैर, लेकिन अहम बहुत ज्यादा आ चुका है, मैं आ चुका है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर ईगो आ चुकी है, डिग्निटी के नाम पर ईगो घर कर गया है। तो ये सारी चीजें जो आज हमें दिखाई दे रही हैं, ये सन्यासी अपने आप को इनसे बचाने के लिए भिक्षा मांगते थे, ताकि हमारे अंदर वो अहम ना आए। भले इनके पास बहुत ज्ञान होता था, राजा तक को एक ज्ञान देकर चले जाते थे, वो सोचता था अरे यार इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन फिर भी ये उसी से भीख मांगते थे ताकि हम हमेशा ग्राउंड लेवल पर रहें। ठीक है, तो ऐसे ये जो भिक्षु होते थे लगातार मूव करते रहते थे, और मूवमेंट करते हुए भाई कभी धूप है, बरसात है, बारिश का मौसम आता है, 3-4 महीने जब मॉनसून हमें दिखाई देता है, उस समय ये लोग गुफाओं में शरण लेते थे। लेकिन जब इनके फॉलोअर्स हो गए, वो भी राजा इनके फॉलोअर्स हुए, तो राजा क्या करेंगे? जिस धर्म के फॉलोअर है वो उसके उद्धार के लिए काम करेंगे। अब वो उन गुफाओं को थोड़ा सा रहने लायक बनाएंगे, और धीरे 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 उन गुफाओं से एक अलग तरह की हमें क्या स्थलाकृति बनते हुए दिखाई देता है, एक आर्किटेक्चर बनते हुए, एक वास्तुकला हमें बनते हुए दिखाई देता है, गुफा वास्तुकला, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मौर्य जो शिल्पी थे, उस शिल्पी मतलब जो बनाने वाले थे, मौर्य शिल्पियों ने भिक्षुओं के निवास के लिए बड़े लेवल पर चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई, और ऐसी हमें बहुत सारी गुफाएं दिखाई देती है। इवन जो गुफा वास्तुकला है उसका उद्भव यहीं से हमें होते हुए दिखता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मध्य गंगा के मैदान में मिट्टी की मूर्ति बनाने की कला बड़े लेवल पर डेवलप होते हुए दिखाई देती है। यानी जो मिट्टी की मूर्ति है ये तो बहुत पहले से बन रही है। इवन सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था बहुत सारी स्त्री मृण मूर्तियां, यानी कि महिलाओं की बहुत सारी हमें मिट्टी की मूर्तियां दिखाई देती हैं। और बोल रहे हैं यहाँ पर कि मौर्यंस जब रूल कर रहे थे ना, तो ये जो सेंट्रल गंगा वैली वाला रीजन है, यहाँ पे बड़े लेवल पर हमें स्त्रियों की मूर्ति बनते हुए दिखाई देती है। तो 300 ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदान में मिट्टी की मूर्ति बनाने की कला बड़े लेवल पर डेवलप होते दिखाई देता है। ये इनका सेंट्रल जोन बन जाता है। मौर्य युग में मिट्टी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनती थी, जिनमें कौन सी मिट्टी की मूर्तियां, मतलब किसकी मूर्तियां बनाई जा रही हैं? तो पशुओं की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, स्त्रियों की मूर्तियां बनाई जा रही है। तो ये भी इनका एक आर्ट था, मिट्टी की मूर्तियां बड़े लेवल पर बन रही है। ये मूर्तियां जनरली हाथ से बनाई जाती थी, तथा सांचे का इस्तेमाल मौर्य काल के बाद होता है। सांचे का ज्यादातर इस्तेमाल ना मौर्य काल के बाद ही होता है, ना केवल मूर्ति बनाने के लिए, बल्कि जो करेंसी है ना, करेंसी को ढालने के लिए भी सांचे का इस्तेमाल मौर्य काल के बाद बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, और गुप्त काल में तो बड़े लेवल पर हमें ऐसे सांचे दिखाई देते हैं, या पोस्ट मॉडर्न में भी। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि मूर्तियां बनाई जाती थी, ये मूर्तियां पशुओं की होती थी, महिलाओं की होती थी, मिट्टी की बनती थी, और इन मूर्तियों को हाथ से बनाया जाता था। सांचे का प्रयोग इसके बाद होते हुए हमें दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करा? मॉर्यंस के टाइम पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो उसमें हमने बेसिकली देखा कि मॉर्यंस के टाइम पीरियड में एक हमें पिलर इंस्क्रिप्शंस दिखाई दे रहे, जो अपने आप में अजूबा है, नमूना है, वो हमने जाना। फिर हमने देखा कि 80 स्तंभों वाला एक सभागार दिखाई देता है, जो हालांकि वो बिल्कुल ही बोल सकते हैं क्षीण अवस्था में पड़ा हुआ है, मतलब वो एक तरीके से टूट फूट चुका है, लेकिन वो जो स्तंभ है वो दिखाते हैं इनके आर्किटेक्चर का नमूना। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इनको बहुत सारी टेक्निक्स आती थी। मिट्टी के बर्तन ये लोग, सॉरी, मिट्टी की मूर्तियां बना रहे हैं बड़े लेवल पर, और भी हमें यहाँ पे शिल्पकार दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग लेवल पर काम करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। लास्ट है ये, यहाँ पर इसे देखकर हम चैप्टर को एंड करेंगे। एक और मौर्य ने पहली बार राज्य के सुसंगठित प्रशासन तंत्र का निर्माण किया था। ओके, प्रॉपरली ये क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ऊपर राजा है, फिर ऑफिशियल्स है जो राजा की हेल्प कर रहे हैं, फिर प्रोविंस, प्रांत बने हुए हैं, हर प्रांत में राजकुमारों की नियुक्ति की जा रही है, वहां पर भी इस तरह का ऑफिशियल्स है। पूरे देश के स्तर पर हम सेना का प्रशासन कैसे देखते हैं? तो हमने देखा कि 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां बनती हैं, जो हर एक तरीके की सेना पर नियंत्रण रख रही है। नगर के स्तर पर
प्रशासन कैसे देख रहे हैं, तो 5-5 स्तर वाले हमें 6 समितियां दिख रही हैं जो नगर में अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था सुसंगठित रूप से, वो हमें पहली बार मौर्यंस के टाइम पीरियड में दिखाई देने लगा। साम्राज्य के केंद्रीय भाग में, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो सुसंगठित प्रशासन था ये साम्राज्य के केंद्रीय भाग में सक्रिय था, यानी जहां पर इनका रूल हो रहा था यहाँ सेंटर वाले रीजन में ज्यादा सक्रिय था। वहीं दूसरी ओर उनके साम्राज्य विस्तार ने व्यापार और धर्म प्रचार के द्वार खोल दिया। ठीक है, हमें पता लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने अपना एम्पायर एक्सपांड किया दक्षिण की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर, हमें पता लगता है कि इससे और ज्यादा क्या बूस्ट मिलता है इनकी इकोनॉमी को। कैसे बूस्ट मिलता है, तो ट्रेड वाइज रूट्स खुल जाएंगे, आप ही का क्षेत्र है। दूसरा, इन ट्रेड रूट का यूज किस में करते हैं, प्रचार प्रसार के लिए भी करते हैं। ठीक है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। गंगा के मैदानों में भौतिक सांस्कृतिक मौर्य काल में बड़ी तेजी से विकसित हुई। हमें पता लगता है कि जो गंगा, जो इनका सेंट्रल जोन था, वहां पर बड़े लेवल पर भौतिक संस्कृति डेवलप होती है, जिसका आधार क्या था, जैसे लोहे का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आहत मुद्राओं की बहुतायत है। अब भौतिक संस्कृति मतलब जो एक होता है ना कि इनका लाइफस्टाइल हो गया, अब लोहे का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। कहां पर, सेंट्रल इंडिया वाला गंगा के मैदान में अब लोहे का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आयरन ओर मिल रहा है। और जब वो लोहे का प्रयोग करेंगे तो जंगलों की कटाई होगी उनकी कुल्हाड़ियों से, और फिर लोहे के फाल से खेती होगी, तो वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से डेवलप होगी। इसी तरह आहत मुद्राओं का बहुतायत, इस वाले क्षेत्र में हमने देखा था कि किस तरह से बहुत सारे पंचमार्क कॉइन यूज होंगे। जब कॉइन्स आ जाएंगे तो ट्रेड बड़े लेवल पर होगा, ट्रेड होगा तो इकोनॉमी वापस से भौतिक संस्कृति डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। लेखन कला इन्हें आ चुकी थी, हम देख रहे हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ब्राह्मी का यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपांशन था। तो अब उस लिपि का प्रयोग किया जाएगा लिखने में, तो जब लिखेंगे तो उससे भी तो व्यापार फलेगा फूलेगा ना। अब आपके पास में एक लेखा जोखा आ जाएगा, चाहे एग्रीकल्चर वाइज भी हम देखते हैं कि लेखा जोखा आ गया, तो सेंट्रल इंडिया में हम देख रहे हैं भौतिक संस्कृति और डेवलप होगी। उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड, पक्की ईंटों, छल्लेदार कुओं का प्रचलन और पूर्वोत्तर भारत में नगरों का इधर, ये सारी ऐसी चीजें थी जिसने बूस्ट किया भारत का जो केंद्रीय क्षेत्र था मौर्यंस के टाइम में, उस रीजन को। और वो रीजन इतना डेवलप हो रहा था कि वहां पर बड़े लेवल पर भौतिक संस्कृति का विकास होते हुए हमें दिख रहा था। इस काल में हमें बहुत सारी ऐसी कुल्हाड़ी, हसिया और फालों का प्रयोग दिखाई देता है जिसमें हत्थे लगे होते थे। हत्थे लगने का मतलब है पकड़ मजबूत हो गई, पकड़ मजबूत हो गई तो उससे जो आप काम ले रहे थे उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, और आरी हम देखते हैं, आरी वाले पहिए का फैलाव हमें चालू होगा। जैसे आरी वाले पहिए यूज होते हैं तो पहिया ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ज्यादा हल्का हो जाता है, ज्यादा तेजी से मूव करेगा। और हमें पता लगता है कि जो भी शस्त्र वगैरह बनाए जाते थे, जितने भी औजार बनाए जाते थे, उस पर राज्य का नियंत्रण होता था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर होते हुए दिखाई देती है मौर्यंस के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट, कलिंग विजय के बाद, शांति के बाद भी शांति के लिए कार्यवाही से उड़ीसा में कुछ बस्तियों को बढ़ावा मिला। तो हम देखते हैं कि मॉडर्न्स के टाइम पीरियड में हम और कैसी भौतिक संस्कृति देख रहे हैं, क्योंकि अशोका ने जब कलिंग विजय कर लिया, कलिंग विजय के बाद हमें पता है कि उसने कोई भी सैन्य अभियान नहीं चलाए। तो जो उसने शांति का उपदेश दिया, उस शांति के उपदेश से कहीं ना कहीं जो कलिंग में शांति आई उड़ीसा वाले रीजन में, उसने उस उड़ीसा वाले क्षेत्र को वो मौका दिया कि वो डेवलप हो गया। और जब वो डेवलप हुआ तो हमें पता लगता है कि धीरे धीरे वहां पर आगे चेदी डायनेस्टी के विकास को मजबूती मिलती है, यानी वो एक शांत क्षेत्र था, धीरे धीरे विकसित हो रहा था। तो वहां पे एक छोटा सा किंगडम हमें स्टैब्लिश होते हुए दिखाई देता है, और उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका था, मौर्यंस का था। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है, मौर्य संपर्क के जरिए ही इस्पात बनाने की कला देश के कुछ भागों में फैल गई। लौ इस्पात ये बनाना जो टेक्निक था वो दूर दूर के क्षेत्रों में फैल रहा था, और इस्पात के प्रचार से कलिंग में जंगल की सफाई होने लग गई। कलिंग घना जंगल वाला क्षेत्र, जब यहाँ तक पहुंचेगा इस्पात बनाने की तकनीक, तो ये लोग भी उसका यूज करेंगे, कुल्हाड़ियां बनाएंगे, कुल्हाड़ियों का प्रयोग करेंगे जंगलों की सफाई में, और सफाई करके वहां पे कृषि करेंगे, और कृषि करने की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो राज्य के उद्भव के लिए उनकी इकोनॉमी स्थिति मजबूत हुई। और जब मौर्यंस डिक्लाइन होंगे तो यहाँ पर हमें एक नया राजवंश उदय होते हुए दिखाई देगा जिसका नाम था चेदी। यानी कहीं ना कहीं मौर्यंस का जो व्यवस्था था उससे आसपास के क्षेत्र जो जो उनके ही अपने क्षेत्र थे, वहां पर इस तरह की
ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वो मजबूत हुए, और मजबूत होंगे तो वो हमें अलग राज्य के रूप में दिखाई देंगे। कब? तब दिखाई देंगे जब मौर्यंस खुद डिक्लाइन होंगे। इतना ही नहीं, अगर मैं दक्षिण भारत की दक्कन वाले रीजन की बात करूं तो दक्कन में सातवाहन ईसा पूर्व पहली सदी में ही सत्ता में आए थे, लेकिन उनके साम्राज्य का स्वरूप मौर्य जैसा था और उन्हीं के कुछ प्रशासनिक इकाइयों को अपनाया। मौर्यंस का ही जो टेक्निक था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको ही काफी कुछ अपनाया था। आगे आप पढ़ोगे पोस्ट मौर्यन। पोस्ट मौर्यन में देखते हैं मौर्यन एम्पायर दो पार्ट्स में टूट जाता है। एक नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, और दूसरा हमें दिखाई देता है ये वाला रीजन। यहाँ पर हमें कौन दिखाई देता है? मौर्यंस के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। तो बोल रहे सातवाहन तो काफी बाद आएंगे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास, लेकिन जो सातवाहन यहाँ बैठे हुए थे ना दक्कन में, बाद में पाटलिपुत्र पर कंट्रोल कर लेंगे, ये सातवाहन सब आगे पढ़ना है। वो सातवाहन ने एडमिनिस्ट्रेशन का वही तरीका रखा जो काफी कुछ मौर्यन से मिलता जुलता था। ओके, प्रायद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा चाहे चेर हो, चोल हो, पांडे हैं, उन्हें कहां से मिली? मौर्यों से ही मिली। आगे चल के जब मैं आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड बताऊंगी तो मैं ये बताऊंगी कि इंडिया में हमें दो पार्ट्स नहीं बल्कि तीन पार्ट्स दिखाई देते हैं। एक भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहां पर इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण्स ये आएंगे, वन बाय वन अटैक करेंगे, रूल करेंगे। इनके पैरेलल पाटलिपुत्र में हमें दिखाई देते हैं शुंग, कण्व, चेदी, सातवाहन, और इन दोनों के पैरेलल दक्षिण भारत में जिसे बोलते हैं ना संगम काल, तो ये दक्षिण भारत में हमें दिखाई देते हैं चोल, चेर, पांडे। तो बोल रहे हैं कि यही वो मॉडर्न्स थे जिनसे सीख मिलती है चोल, चेर, पांडे को आगे अपना किंगडम एस्टैब्लिश करने में। ओके, तो मौर्यंस का जो इंपॉर्टेंस है वो इस लेवल पर भी दिखाई देता है कि जब वो खुद डिक्लाइन होते हैं ना, तो उनकी व्यवस्था को, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को, उनकी टेक्निक्स को काफी सारे नए किंगडम्स ने अडॉप्ट किया और कई लोगों को उनसे प्रेरणा मिली। भले वो उन्हीं के क्षेत्र थे, आगे इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनसे उन्होंने मौर्यंस की व्यवस्था या तो चालू रखी या तो मौर्यन से काफी कुछ सीखा था अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को एस्टैब्लिश करने में। ओके, नेक्स्ट है अशोक ने जनजातीय लोगों के से निकट संपर्क बनाए रखा तथा धर्म का पालन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, और इसके लिए उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक के अनुसार शिकारी और मछुआरों ने हिंसा त्याग करके धम्म को अपनाया था। हमें पता लगता है कि इस समय भौतिक संस्कृति कैसी दिखाई दे रही थी कि अशोका जो है वो बड़े लेवल पर वैसे ही पता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था और उसके लिए वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता था। धम्म महामात्र भारत के हर क्षेत्र में जाते थे और इसी तरह जो जनजातीय क्षेत्र थे ना वहां तक पहुंचे धम्म महामात्र, और उन जनजातीय क्षेत्र में जनजाति ट्राइबल एरिया है तो ट्राइब्स जो होंगे वो नेचर से जुड़ के ही कुछ काम करेंगे ना, तो वो जो जनजातीय लोग थे वो क्या काम कर रहे थे? मछुआरे थे वो लोग या शिकारी थे। तो मछुआरे हो, शिकारी हो, क्या करेंगे? जीव की हत्या ही कर रहे हैं ना, वही उनका पोषण का जरिया है। तो अशोक के धम्म महामात्रों ने उनको इतना ब्रेन वॉश किया और अशोक ने इस तरह से संपर्क बनाया कि वो धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्यों में लग जाएंगे। तो इससे राज्य को प्रॉफिट ही है। अगर दूसरा कार्य क्या बचता है? अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? जाके खेती करोगे, खेती करने के लिए जंगलों को साफ करोगे, तो इससे क्या होगा? जब आपका खेती बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो राज्य आप पर टैक्स इंपोज कर देगा, राज्य की इकोनॉमी बूस्ट हो गई। तो एक तरह से अगर हिंसा नहीं भी कर रहे तो इससे राज्य का फायदा ही है ना, एग्रीकल्चर बूस्ट हो रहा है। आप समझ पा रहे? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। जब इतने पावरफुल थे मौर्यंस, इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा था, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इतना अच्छा था, इनका फिजिकल अपीयरेंस इतना हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो फिर डिक्लाइन क्यों हुआ? भाई ऑब्वियस है डिक्लाइन होंगे ही ना। देखो हर एक चीज में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही एक ही कॉइन के दो हिस्से होते हैं ना, या फिर पास फेल, हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा सब होता है। ठीक है, तो मौर्यंस के जो तीन रूलर्स थे, चाहे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, उन्होंने चीजों को मैनेज रखा, लेकिन अशोका के बाद जो आएंगे ना वो मैनेज नहीं कर पाए। बेसिकली जब रूलर मतलब एक व्यक्ति का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ऐसा बोल सकते हो कि किसी बच्चे को अच्छी परवरिश मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा माहौल मिले, तो उसके चांसेस ज्यादा है कि आगे वो कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, समाज में नैतिक रूप से भी और प्रोफेशनली भी। आजकल लोग अच्छा मानते हैं किसको? प्रोफेशनल, जबकि वैल्यूज, नैतिक होना ये बहुत जरूरी है। मतलब आप प्रोफेशनली थोड़े पीछे रह जाइए लेकिन वैल्यूज में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो खैर यहाँ पर ये है कि एक व्यक्ति है उसको बहुत अच्छा लाइफ मिल रहा है, एक बच्चा है उसको बहुत अच्छी परवरिश मिल रही है, तो हो सकता है कि वो आगे अच्छा करेगा, ये मानकर हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिए इंडिविजुअल क्वालिटी
होती है। इंडिविजुअल क्वालिटी क्या होती है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे चाहे जिनको जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन मिल जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी क्वालिटी से उन सारी नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए अपने आप को चमका के प्रोफेशनली या पर्सनल लेवल पर या सामाजिक स्तर पर, सोशल लेवल पर, हर लेवल पर बहुत अच्छा काम करे। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसा ही हमें दिखाई देता है किसी भी किंगडम के टाइम पीरियड में कि बाकी सारी चीजें, माहौल चाहे वही है, मतलब वो सेना अगले रूलर के टाइम पीरियड में भी थी, वो क्षेत्र अगले रूलर के टाइम पीरियड में भी था, लेकिन इंडिविजुअल उसके पास वो स्किल नहीं है। स्किल नहीं होने से क्या होता है, आपके पास अच्छी चीजें भी आप गवा दोगे, है ना। और अगर आप काबिल हो तो आपके पास चाहे कुछ भी नहीं है, आप बना लोगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कुछ नहीं था, उसने एम्पायर खड़ा कर लिया, अशोका ने उसको स्ट्रेंथन किया। वहीं इनके उत्तराधिकारी जिनको सब कुछ मिलेगा लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो इंडिविजुअल रूलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर यही था कि भले इतना बड़ा किंगडम था लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें थी, वीकनेस थी, जो हमें अशोका के उत्तराधिकारियों के समय दिखाई देंगे बड़े लेवल पर। वो वीकनेस अशोका के टाइम पीरियड में भी थी, चंद्रगुप्त टाइम पीरियड में भी था, लेकिन वो लोग उसको मैनेज कर पाए। लेकिन उसके जो सक्सेसर होंगे अशोका के, वो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या रीजन है, तो मगध साम्राज्य युद्ध पर युद्ध करके प्रबल होता गया, जिसकी चरम परिणति कलिंग विजय थी। हमें पता लगता है कि मगध साम्राज्य, अब यहाँ पे मगध की क्यों बात की गई है, मौर्यंस की क्यों नहीं बात की गई है, क्योंकि ये जो एक्सपांशन है वो तो हम हर्यंक डायनेस्टी के टाइम पीरियड से देख रहे हैं ना। जब बिंबिसार रूल कर रहा था तो बिंबिसार ने अंग को मिलाया, फिर काशी उसको दहेज में मिल जाता है, फिर उसका बेटा अजातशत्रु आता है, काशी को पूरा मिला लेता है, वज्जी को मिला लेता है। फिर आगे हम उसको शिशुनाग को देखते हैं, काला शोका को उन्होंने उज्जैनी को मिला लिया। फिर नंद डायनेस्टी और एक्सपांशन, चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार नॉर्थ वेस्ट पार्ट को ही मिलाएगा, फिर अशोका कलिंग को भी मिला लेगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मगध साम्राज्य युद्ध पर युद्ध करे जा रहा था, एक के बाद एक डायनेस्टीज आई जा रही थी, और धीरे धीरे इतना प्रबल हुआ जो हमें चरम स्थिति, जो उसका क्लाइमेक्स है, वो कलिंग वॉर के टाइम दिखाई देता है। कलिंग इनका लास्ट एक्सपांशन था, मिलिट्री एक्सपांशन, क्योंकि कलिंग के बाद अशोका ने कोई वॉर लड़ा नहीं था। लेकिन 332 ईसा पूर्व में अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही इसका विघटन शुरू हो गया। जो इतना बड़ा किंगडम हम बार बार देख रहे हैं कि अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और सदर्न मोस्ट पार्ट को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट इतने बड़े किंगडम पर कौन रूल कर रहा था, अशोका रूल कर रहा था। तो लेकिन अशोका के डेथ होने के बाद ये पूरा का पूरा जो राज्य वो डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। क्या रीजन थे, तो मगध साम्राज्य के ह्रास और पतन, धीरे धीरे कमजोर हुआ और फिर इसका डिक्लाइन हो गया। उसके कई कारण हमें दिखाई देते हैं, ये सारे रीजंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ब्राह्मण्स की प्रतिक्रिया हुई, वित्तीय संकट दिखाई देता है, दमनकारी शासन, दूरवर्ती क्षेत्र में नए ज्ञान की पहुंच, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा और चीन की महादीवार, ये सारे रीजंस जो हैं आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दूं, टाइम हो चुका ऑलमोस्ट। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे ब्राह्मण्स की प्रतिक्रिया, अब मौर्यंस क्यों डिक्लाइन हुए, तो ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया होता है मौर्यंस के खिलाफ। इवन जो शुंग होते हैं वो ब्राह्मण्स ही थे जिन्होंने लास्ट मौर्यन किंग जो है उसको रिप्लेस किया था। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर क्या है कि अशोका के टाइम में ना उन्होंने इतना बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया था, और बौद्ध धर्म उस समय केवल देश नहीं विदेश के स्तर, श्रीलंका तक पहुंच चुका था। और ब्राह्मणिज्म जो है ना वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना महत्व खोता जा रहा था। तो वो जो ब्राह्मण्स थे ना, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि अपनी जो एक सुप्रीमेसी वो वापस एस्टैब्लिश करना है। तो कई सारे ऐसे ब्राह्मण्स जो हैं हमें पता लगता है कि मौर्यंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमें पता लगता है कि जो मौर्यंस में अशोका ने धम्म की नीति चलाई थी। अब धम्म की नीति में अशोका बोल रहा था कि मैं सैन्य रूप से दूसरे क्षेत्रों को अपने में नहीं मिलाऊंगा, बल्कि सांस्कृतिक रूप से दूसरे क्षेत्रों को अपने में मिलाऊंगा, यानी विचारधारा, अपनी विचारधारा में परिवर्तित करके सामने वाले को खुद में मिला लेना, इस तरीके से। तो अशोक का कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना वो मैसेज जाता है आसपास के क्षेत्रों में, जितने भी आसपास के राज्य थे उनके पास ये मैसेज जा रहा था कि अशोका अहिंसा की बात कर रहा है,
वॉर नहीं लड़ रहा है, सेना भी लगातार धीरे धीरे एक उस जोन में जाती है कि अच्छा हमें वॉर नहीं लड़ना है। बहुत ज्यादा आप टेक्निकली चीजों पर काम नहीं करेंगे, जब आपको वॉर लड़ना ही नहीं है, आप मान चुके हो, तो आप क्यों मिसाइल पर काम करोगे, परमाणु बम पे नहीं करोगे ना, आपको वॉर लड़ना ही नहीं है। तो ये सब चीजें आसपास के जो क्षेत्र थे उन तक मैसेज जा रहा था, तो वो लोग भी वेट कर रहे थे, वेट एंड वॉच वाला चल रहा था, जब सही समय आएगा तो भाई ये काफी समय से युद्ध नहीं लड़े, इन्होंने सेना पे अपने काम नहीं किया है, ये वैसे भी शांति की बात करे तो हम थोड़ी शांति रखेंगे, हम तो अटैक करेंगे, तुम करो, बुद्ध की बात तुम करो, धम्म की बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी थी जिससे थोड़ा बहुत हमें वीकनेस दिखाई दी। अगला, अशोक के जो बाद जो उत्तराधिकारी हुए थे वो इतने स्किल्ड नहीं थे, ठीक है, इतने महत्वाकांक्षी नहीं थे, तो हमें दिखाई देता है वो भी एक रीजन बनता है कि जो शासक था वो बहुत योग्य नहीं था, तो वो इतने बड़े किंगडम को संभाल नहीं पाए। तो इस तरह से मल्टीपल रीजंस बने थे जिसकी वजह से अशोका का किंगडम जो है, और सॉरी मौर्यंस किंगडम जो है वो वन बाय वन डिक्लाइन होने लग जाता है, ठीक है। ऊपर से जब नॉर्थ वेस्ट से अटैक हुआ, उत्तर पश्चिम से जब अटैक होता है इंडो ग्रीक का, फिर आगे शक वगैरह का, उसको भी मौर्यंस रोक नहीं पाए। मौर्यंस का जो किंगडम था वो पहले ही दो पार्ट में टूट गया था, आपस में ही लड़ाई झगड़ा होकर दो भाइयों के बीच में, तो इस तरह से दो उत्तराधिकारी बन गए, एक इस क्षेत्र में एक इस क्षेत्र में। फिर इधर से इंडो ग्रीक्स ने अटैक किया, उसको वो मैनेज नहीं कर पाए, जब वो मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उनके क्षेत्र वो उनके हाथ से वो क्षेत्र जो है वो निकल जाएगा। जब बाहर से अटैक होगा, धीरे धीरे अटैक चालू होंगे, तो उससे क्या होगा, व्यापार वाणिज्य प्रभावित होगा। जब ट्रेड पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमी आपकी वीक हो जाएगी। व्यापार वाणिज्य मतलब आप किसी रास्ते से रोज सामान लेने जा रहे हैं, वहां पे शांति है, लेकिन अब 2 दिन के बाद वही आदमी दो दारू पी के पड़ जाए तो फिर आप रास्ता बदलोगे ना। और बदलोगे क्या, अगर हो सकेगा तो अगर रास्ता नहीं है दूसरा तो उधर जाना ही छोड़ दोगे। तो वहां से जो भी आप काम कर रहे थे वो अब रुक गया, रुका नहीं रुका, व्यापार भी कर रहे थे तो वो रुक गया, या सामान भी लेने जा रहे थे रुक गया। तो इस तरह से जब अटैक्स चालू होते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से, तो उस पर ट्रेड पर उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। जब ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, व्यापार वाणिज्य कम हुआ तो उधर से जो पैसा मिल रहा था राज्य को वो कम होगा। जब राज्य के पास पैसा कम होगा तो क्या होगा, इतनी बड़ी जो सेना की फौज की हुई है, मतलब नंदों का 3 गुना बड़ा इनका सेना था, तो इतनी बड़ी जो फौज है उसको आप कैसे पैसा दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना, सैलरी वगैरह, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, तो वहां पर धीरे धीरे चीजें डिक्लाइन होने लग जाएंगी वन बाय वन, और ये चेन सी बनती है। एक बार जब चेन बन गया तो इसको मतलब रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जब मैं आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड कराऊंगी वहां पर हम काफी चीजें और इससे लगती हुई डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियोस जो हमने सीरीज चलाई है ये एनसीईआरटी की सॉरी आर एस शर्मा की, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेशन होता है। आपको कोई डाउट है वो बताइए। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े जो बोल रहे थे मैम क्वेश्चंस कराइए, मैंने पढ़ लिया आप लोग का। काफी सारे बच्चे चाह रहे हैं कि हम क्लास के एंड में क्वेश्चंस देखें, तो मुझे इस वीक का टाइम दीजिए। नेक्स्ट वीक से जो सेशंस आएंगे उसमें हम लास्ट में उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक आधा मेंस का भी डिस्कस कर लेंगे। और आप चाहे तो आंसर राइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं घर पे, मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो वो चीजें भी हम प्लान कर रहे हैं, वो भी जल्दी एग्जीक्यूट होंगी। तो आप लोग बस इसी तरह सेशन में जुड़े रहिए, और हमारा जो पूरा प्लेलिस्ट है ना उसको फॉलो कर लीजिए, कोशिश करिए। अगर आपने बीच से जुड़ गए तो आप पूरा प्लेलिस्ट डे 1 से फॉलो करिए। एंशिएंट ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने के कगार पे, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट पोस्ट मॉडर्न पे जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। पोस्ट मॉडर्न के बाद से हम गुप्तास जाएंगे, गुप्तास के बाद से थोड़ा सा और है पोस्ट गुप्ता, और फिर उसी के साथ एंड और मिडेवल भी हम अभी से ही चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।